हेलो एवरीवन, माय नेम इज रमन एंड वेलकम टू सी रमन लुथरा क्लासेस। इस सेशन में मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ हमारे पंजाब नेशनल बैंक क्रेडिट ऑफिसर बैच का लेक्चर नंबर 1, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ लेंडिंग के ऊपर। अगर आप इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको एक सीरीज में कंटेंट को पढ़ना पड़ेगा, आपको एक सीरीज में लेक्चर को देखना पड़ेगा ताकि आप बैंकिंग नॉलेज को समझ सके। अगर आपको प्रिंसिपल ऑफ लेंडिंग ही नहीं पता, क्या आप डायरेक्टली बात को स्टार्ट कर सकते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग से? जी, हमें ये तो नहीं पता कि लेंडिंग करते समय क्या सिद्धांत देखने, हमें क्या सिद्धांत है लेंडिंग करने के, बट हम ये देखेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किन सेक्टर्स को प्रायोरिटी क्लासिफाई कर रखा है बैंक के लिए पैसा देने के लिए। तो क्या वहां पे कोई लॉजिक बनेगा बात का? तो आपको एक सीरीज में पढ़ाई करनी है। मैं ऑलरेडी आपके साथ इस पर्टिकुलर एग्जाम का जो सिलेबस है वो डिस्कस कर चुका हूँ प्रोफेशनल नॉलेज का। मैं फिर भी एक लिंक अटैच कर दूंगा, आपको इसी ऑर्डर में पढ़ना चाहिए, एटलीस्ट मेरे लेक्चर्स में तो इसी ऑर्डर में आपको पढ़ाया जाएगा। मॉड्यूल 1 के अंदर बेसिक्स ऑफ क्रेडिट, मॉड्यूल 2 के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, मॉड्यूल 3 के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मॉड्यूल 4 इंपॉर्टेंट क्रेडिट मैनेजमेंट, मॉड्यूल 5 जिसमें मॉनिटरिंग एंड इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स के बारे में जानेंगे, फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड इंपॉर्टेंट टैक्स हमारा लास्ट मॉड्यूल रहेगा। इस सिलेबस को हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, आधे घंटे की वीडियो पर डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपके सामने आ जाएगा। अब हम बात को स्टार्ट करेंगे। जी, हमें आप एक्चुअल में लेक्चर बताओ, हम फर्स्ट लेक्चर से बात को स्टार्ट करते हैं। हमें बताओ प्रिंसिपल ऑफ लेंडिंग क्या है। तो इस सेशन में मैं अपने कंटेंट से, जो एक रिकॉर्डेड सेशन है, आपको रिकॉर्डेड सेशन भी प्रोवाइड करे जाएंगे। आपको अगर डाउट आता है तो आप चैट सेक्शन में जाके अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, मैं और मेरे एसोसिएट वहां पे आपको रिप्लाई करेंगे। अब बात को करते हैं, अगर आपको एक्सेस कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। आप इस सेशन के ऊपर एक फ्री मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। फ्री मॉक टेस्ट का मतलब प्रिंसिपल ऑफ लेंडिंग का टॉपिक है, तो हर एक टॉपिक के ऊपर आपको एमसीक्यू टेस्ट प्रोवाइड करे जाएंगे आईबीपीएस के लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग, जैसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप मेरी एप्लीकेशन पे जाएंगे या फिर आप डेस्कटॉप पे एक्सेस करेंगे। हर एक चीज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप पंजाब नेशनल बैंक कोर्स को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक कंटेंट वाला साइड, आपको परचेज नहीं करना, आप कंटेंट में जाएंगे। कंटेंट में जाने के बाद दो फोल्डर है बड़े बड़े, एक है लेक्चर्स का और एक एमसीक्यू टेस्ट का, और एक ओल्ड एमसीक्यूज है जिसको आप प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। लेक्चर्स में आपको कुछ फ्री कंटेंट मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। आप जाएंगे सीधा एमसीक्यू टेस्ट की तरफ। एमसीक्यू टेस्ट के अंदर फर्स्ट जो आपका टेस्ट है वो लाइव हो चुका है, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ लेंडिंग के ऊपर। ये आप जाके फ्री में अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेक्चर अभी स्टार्ट हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ लेंडिंग का। लेक्चर देखने के बाद आप प्रिंसिपल ऑफ लेंडिंग का एमसीक्यू टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। अभी स्टार्टिंग के अंदर आपको एमसीक्यूज डिफिकल्ट लगने वाले हैं, क्योंकि अब जब होलिस्टिक व्यू आ जाएगा क्रेडिट का तब आपको ये वाला एमसीक्यूज इजी लगेंगे, बट अभी के लिए स्टार्टिंग में क्योंकि कुछ डिफिकल्ट बातें तो होंगी होंगी, तो अभी के लिए घबराना नहीं, कुछ गलत होता तो ठीक है। जब आपको पूरी क्रेडिट की नॉलेज मिल जाएगी तब आपको एमसीक्यूज लगाने में और भी मजा आएगा। तो अब मेरी वीडियो यहाँ पे हम समाप्त करते हैं और फर्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं, रिकॉर्डेड सेशंस की तरफ चलते हैं। आप पूरा का पूरा कंटेंट को 65 आवर्स से 70 आवर्स के बीच में कंप्लीट कर सकते हैं। चलो जी, आपको डाउट आता है तो यहाँ पे चैट सेक्शन है मेरी एप्लीकेशन में, देखो ये ऊपर चैट सेक्शन है ना, तो चैट सेक्शन में जाके आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं और मेरे एसोसिएट आपको रिप्लाई करेंगे। इस सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और आप लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। ओके, एंजॉय द लेक्चर। हेलो एवरीवन, माय नेम इज रमन एंड वेलकम टू सीएम मल्होत्रा क्लासेस। आज हम एक जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम क्रेडिट अप्रेजल को समझेंगे। ये क्रेडिट अप्रेजल क्या होता है सर, थोड़ा सा आइडिया दो पहले। जी, क्रेडिट अप्रेजल और कुछ नहीं, क्रेडिट का असेसमेंट है। ये क्रेडिट क्या होता है? उधार। उधार का आप असेसमेंट कर रहे हो। आपसे कोई पैसा मांगने के लिए आया, आप कह रहे हो जिस बंदे को पैसा देना है के भी नहीं देना, पैसा देना है तो कितना देना है, यही क्रेडिट का असेसमेंट है। सर, हम क्यों किसी को उधार देंगे, हम नहीं उधार देते। जी, आपके उधार देने की बात नहीं चल रही। आप जिस इंस्टीट्यूशन में काम करने वाले हो उस इंस्टीट्यूशन का काम है पैसा देना उधार पे। सर, ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूशन है? बैंक्स। बैंक्स। अगर बात करें फाइनेंशियल सिस्टम की, फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर बड़े सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आते हैं। जो आपका फाइनेंशियल सिस्टम होता है, इसमें बैंक्स आते हैं, म्यूचुअल फंड वाले आ गए, इंश्योरेंस कंपनीज आ गई, पेंशन वाले आ गए। तो जिसके अंदर अगर बैंक्स की बात करें स्पेसिफिकली, तो बैंक्स का काम क्या है कि जिनके पास एक्सेस कैपिटल है उनसे डिपॉजिट्स लिए जाए, और जिनको रिक्वायरमेंट है पैसे की उनको लेंड करा जाए, पैसा दिया जाए, उधार पे दिया जाए। जो ये लेंडिंग का ऑपरेशन है इसमें आपका रोल आ जाता है। अब आप चेक करने वाले हो जी, किसको अगर उधार देना है तो उस पार्टी को आप चेक कर रहे हो, भाई इसको हम उधार देंगे कि भी नहीं देंगे। अगर मेहुल चौक से आगे तो मना कर दोगे ना, विजय माल्या आगे तो मना कर दोगे, तो उसको पैसा देंगे भी नहीं देंगे, और देंगे तो कितना देंगे, असेसमेंट करेंगे। अगर बात करें इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, तो हर एक टाइप के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऊपर गवर्नमेंट ने एक रेगुलेटर को बिठा रखा है। रेगुलेटर क्या देखता है? भाई इसके नीचे जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन काम कर रहे हैं, पैसा इन्वॉल्व है लोगों का, तो पैसा सेफ रहना चाहिए। अगर बात करें बैंक्स की, तो इनके ऊपर बैठा हुआ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन से सारे बैंकिंग के जो आपका क्या कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रेगुलेट करता है। कह रहे जी मैं ध्यान रखूंगा लोगों का पैसा ना डूबा जाए, ठीक है ना। जब भी कोई दिक्कत आती आ जाता है ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कि हाँ भाई हम देखेंगे बैंक का फंक्शनिंग को हम देखते हैं, पैसा किसी का नहीं डूबेगा, मिलेगा पैसा, ठीक है ना। चलो, तो इतनी सी बात है। आज हम समझेंगे इस लेंडिंग ऑपरेशन की प्रोफाइल के बारे में, मतलब पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। पहले कुछ लेक्चर जो आपके आने वाले हैं वो कुछ लेक्चर होंगे बेसिक क्रेडिट के ऊपर। क्रेडिट होता क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, डिलीवरी का फॉर्म क्या होता है, पैसे देने का तरीका क्या है, वो सारी बातें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट 5-6 जो लेक्चर होने वाले हैं वो बेसिक्स ऑफ क्रेडिट है। इसके बाद जो आप डिटेल्ड असेसमेंट पढ़ेंगे उनसे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी और मिलेगी, बट आपको इन लेक्चर से फर्स्ट 5-6 लेक्चर से क्रेडिट का एक व्यू पॉइंट मिलेगा कि आपको कैसे समझना है चीजों को, ठीक है ना। एज अ लेंडर आप बात करेंगे, आज से आप एक बैंकर है और आप पैसा उधार पे देने वाले हैं, आप उसी तरीके से चीजों को सोचेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो लेक्चर आता है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ लेंडिंग का। अगर बात करें कौन सी बुक से टेक्स्ट लिया गया है, तो फर्स्ट 5-6 लेक्चर जो होने वाले हैं, बेसिक लेक्चर जो होने वाले हैं, वो लेक्चर्स होंगे आपके IIBF इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस की एक क्रेडिट मैनेजमेंट की बुक है। तो वहां से हम कुछ लेक्चर्स को पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। आपको सिर्फ मेरे नोट्स को रेफर करना है, जहां पर चेंजेस करना है वगैरह मैं आपको करके दूंगा। चलो, बात को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। ये कहते हैं प्रिंसिपल्स क्या है लेंडिंग के, हम पैसे को उधार पे देने वाले हैं। बेसिक प्रिंसिपल क्या है, जब भी आप किसी को उधार पे पैसे देते हो, आप अपना पैसा समझो, बैंक का पैसा मत समझो, अपना पैसा समझो। आप पहले कहते हो यार पैसा उधार पे देना है, ये पार्टी कितनी सॉलिड है, मेरा पैसा सेफ है कि भी नहीं है, क्या पता पैसा लेके भाग जाए मेरा। तो पहले प्रिंसिपल की बात करें तो पहला प्रिंसिपल आता है सेफ्टी। आपको ध्यान रखना है कि जिसको भी आप पैसा दे रहे हो पैसा सेफ रहना चाहिए। मेहुल चोकसी आ जाए, विजय माल्या आ जाए, आपके जीजा जी आ जाए जिन्होंने पहले पैसा लिया था वापस किया नहीं, तो उनको पैसा वापस नहीं देना, ठीक है। साथ में आपको देखना है लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी की बात देखो, एज अ बैंकर एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपने पैसा लिया उधार पे, उधार मतलब आपके लिए डिपॉजिट है ना, बैंक के पास डिपॉजिट्स है। अब बैंक ने इन पैसे को आगे दे दिया, लेंड कर दिया, उधार पे दे दिया, पहले पैसा लिया और फिर पैसा दे दिया, ये लेंडिंग ऑपरेशंस में आपका काम आ रहा है। अब आपको लिक्विडिटी मेंटेन करके चलनी है, मतलब आपने अगर पैसा लिया किसी से और ये डिमांड डिपॉजिट से, मतलब जब भी पैसा मांगेगा तेरे को दे देंगे, आपने इससे ये बोल के पैसा ले लिया और फिर आपने इसी पैसे को आगे 5 साल के लिए लोन दे दिया। अब जब ये पैसा मांगने के लिए आएगा जिससे आपने डिपॉजिट्स लिए थे, आप पैसा कहां से दोगे, आपने तो 5 साल के लिए आगे उधार पर दे दिया। तो एज अ बैंकर आपको लिक्विडिटी मेंटेन करनी है, जब भी आप लेंडिंग का काम करोगे आपको ध्यान रखना है आपके पास किस टाइप के डिपॉजिट्स हैं और उसी हिसाब से आपको लेंडिंग करनी है, ठीक है ना। जो पैसा मांगना है उसको आप पैसा दे सको भाई, उस हिसाब से आपको पैसे को लेंड करना है। ऐसा नहीं कि सारा का सारा उठाए पैसा दे दिया, लो 25 साल के लिए ले लो, 30 साल के लिए ले लो, ठीक है। साथ ही साथ ये जो सारा का सारा फंक्शन चल रहा है, लेंडिंग का काम चल रहा है, उधार भी दिया जा रहा है, क्या चैरिटी चल रही है यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे प्रॉफिट कमाने का काम चल रहा है। बैंक अगर पैसा डिपॉजिट पे ले रहा है, 7% 6% आपको इंटरेस्ट दे रहा है, तो आगे से वो 10% 11% इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो प्रॉफिटेबिलिटी भी आपको देखनी है। अब ये तो प्रिंसिपल हो गया। प्रिंसिपल में एक बात आती है, जब भी आपसे कोई लोन मांगने के लिए आएगा तो आपको पूछना है हाँ जी आपको पैसा किस बात के लिए चाहिए। ऐसा नहीं जी मेरे से लोन मांगने के लिए आया, कह रहा जितना मर्जी इंटरेस्ट चार्ज करो, कोई टेंशन ही नहीं है, पैसा बहुत, आप मेरे से जो मर्जी इंटरेस्ट चार्ज करो, मैं पैसे को बना लूंगा, मैं बिजनेस कर लूंगा। अब यहाँ पे पूछना जरूरी है हाँ जी आपका लोन का पर्पस क्या है। अगर वो मेरे को बोले जी बिजनेस करना है, मैं बहुत पैसा कमाऊंगा, दे दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, फिर भी बताओ जी किसके लिए पैसा चाहिए। कह रहे जी मेरे को एक स्कीम पता चली है जिसके अंदर ड्रग्स बेच के हम क्या कहते हैं पैसे को बहुत जल्दी कमा सकते हैं। तो यहाँ पर पर्पस ऑफ लोन पूछ के कि भाई तो इलीगल काम है, हम आपको इसके लिए पैसा नहीं दे सकते, तो यहाँ पर पर्पस ऑफ लोन पता करना जरूरी है, ठीक है ना। साथ ही साथ बात करेंगे डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क क्यों? क्योंकि लेंडिंग के काम के अंदर रिस्क है भाई। आपने अगर किसी को पैसा उधार दे दिया, रिस्क तो है ना, पैसा नहीं मिलेगा भाई। ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के पैसा नहीं दे रहा, आपने पैसा उधार पे दिया, जिसने पैसा लिया था उसने किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किया, उसको लगा रिटर्न आ जाएंगे, बिजनेस नहीं चला, कोई गलत इंटेंशन नहीं थी बट बिजनेस नहीं चला, नहीं रिटर्न आ पाए, तो उस केस में रिस्क तो आपके ऊपर आ गया ना, आपको भी पैसा नहीं मिलेगा, वो बिजनेस ने पैसा नहीं कमाया जिसको आपने उधार दिया, तो आपको भी लोन का पैसा वापस नहीं मिलेगा। तो उस केस में हमारा क्या कहते हैं जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बना हुआ है वो कहता है अपने रिस्क को आप डाइवर्सिफाई करो। ऐसा मत करो, अगर मैं रिस्क की डाइवर्सिफिकेशन की बात करूं तो अगर आपने किसी एक इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा पैसा लगा रखा है, फॉर एग्जांपल आपने स्टील की इंडस्ट्री में बहुत पैसा लगा रखा है, आपके बड़े सारे क्लाइंट्स हैं जो स्टील में डीलिंग करते हैं, तो आप ऐसा मत करो कि सारा का सारा पैसा इन्हीं क्लाइंट्स को दे दो।
अगर स्टील की इंडस्ट्री बेकार परफॉर्म करेगी तो आपको आपका एज अ बैंक आपका पैसा डूबना भी तो डूब सकता है ना ज्यादा। अगर वही मैंने डाइवर्सिफाई करा होगा, मैंने अलग अलग इंडस्ट्री में लगा रखा हो, तो उस केस में अगर स्टील की इंडस्ट्री बेकार परफॉर्म करती है तो कोई ना कोई और इंडस्ट्री से मैं इनकम कमा लूंगा। तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क इसलिए इंपॉर्टेंट होती है। अब सिर्फ इंडस्ट्री में ही डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता, तो डाइवर्सिफिकेशन अलग अलग तरीके से होता है ना। जोग्राफिकल लोकेशन पे भी डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। ये मत करो कि सीधा क्या कहता है गोवा में ही पैसे देने हैं, सिर्फ मुंबई में ही पैसे देने हैं, तो अलग अलग स्टेट में जाके पैसे को डिवाइड करो, ताकि मतलब रिस्क का डाइवर्सिफिकेशन हो सके। ठीक है जी। तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ लेंडिंग है, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले बेसिक लेक्चर है। समझेंगे भाई हम उधार देने वाले हम क्या बातों का ध्यान रखेंगे। चलो, बैंक्स एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एंड बोरो फंड्स टू एक्सटेंड लोन। हमें पता है जी, बेसिक बात है, हम सेविंग्स, करंट, फ्लेक्सी, फिक्स डिपॉजिट के थ्रू पैसे को लेते हैं और फिर हम उसको आगे लेंड कर देते हैं। जो हमारी प्राइमरी कंसर्न है एज अ बैंकर, एज अ लेंडर, कि भाई हमारा पैसा सेफ रहे। सेकेंडरी, हम ऐसा नहीं कि हमारा सेफ पैसा तो हम दे देंगे जी, सेफ है तो दे दो, हमें पैसा कमाना भी है। हम अगर पैसा उधार पे दे रहे हैं तो हम इंटरेस्ट भी कमाएंगे उसके ऊपर। ठीक है जी। जब भी आप अपने लेवल पे भी उधार देते हो, सबसे पहले सेफ्टी का ध्यान रखते हो। पार्टी भाई जाने बचानी है, पार्टी पैसे लेके भागती नहीं है। फिर आप कहोगे हाँ जी कितने परसेंट पे लोगे। अगर वो कोई अनाप शनाप इंटरेस्ट रेट बोल देगा जी, 6% पे दे दे, मैं बोलूंगा हट, 6% पे क्यों दूंगा मैं तेरे को, मेरे को बैंक 9% दे रहा है, मैं तेरे को 6% पे क्यों दूं पैसा। ठीक है जी। तो फिर आपको प्रॉफिटेबिलिटी का भी ध्यान रखना है। ओके जी। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द फ्लो ऑफ डिपॉजिट टू द बैंक इन अ रेगुलेशन, अच्छा, इज द रेगुलेशन बाय सेंट्रल बैंक। अब जो भी बैंक है हमारे, क्या कहते हैं, कंट्री के अंदर, उस पे हमारा ट्रस्ट इसीलिए है क्योंकि उसके ऊपर एक रेगुलेटर बैठा है, उसके ऊपर सेंट्रल बैंक, हमारे यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैठा हुआ है। तभी आपका मेरा ट्रस्ट है बैंक के ऊपर। अगर आज आरबीआई अपने मतलब हाथ खड़े कर दे कि भाई देखो जो जो करना है, मेरे को नहीं पता, पैसा जिसका रखा है रखा है, मेरे को नहीं पता, वापस नहीं दिए तो नहीं दिए, तो उस समय आप सारे के सारे उठ के जाओगे बैंक्स में और बोलोगे पैसा निकाल हमारा वापस, हमारा पैसा वापस कर। आप इसलिए बैंक में रखते हो क्योंकि एक सेंट्रल बैंक होता है जो ध्यान रखता है बैंकिंग के ऑपरेशंस का। ठीक है। रेगुलेशन रिजल्ट्स इज हाईली पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द बैंक्स एंड thus जो भी रेगुलेशंस होती है उससे एक कॉन्फिडेंस आता है पब्लिक का, तभी वो पैसे को मतलब एट लार्ज क्या कहते हैं बैंक्स में जाकर रखती है। ठीक है। As such, the banker has a fiduciary relationship with the depositor. अब ये ट्रस्ट का रिलेशनशिप है। मैंने पैसे दे दिए, आप मेरे पैसे को आगे उधार पे दे रहे हो, तो मैं ट्रस्ट करता हूँ आप सारे की सारे क्या कहते हैं नेसेसरी चेक्स करके, जो नेसेसरी क्या कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन है, जो नेसेसरी बातें हैं, उनका ध्यान रख के आप पैसे को आगे उधार पे दोगे। मेरा ट्रस्ट, आप मेरा पैसा नहीं डूबेगा। ठीक है। चलो, ओके जी, ओके जी, ओके जी। लेंडिंग इज एन एक्टिविटी विद इनहेरेंट रिस्क। अब कुछ भी कह लो, आपने पूरा असेसमेंट कर दिया, पूरा अप्रेजल कर दिया, आपने सिक्योरिटीज रखवा ली, सब कुछ कर लिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक कर लिया, उसका बैकग्राउंड चेक कर लिया, बट फिर भी एक इनहेरेंट रिस्क रहता है। भाई पैसा लिया उधार पे, क्या पता पैसा ना आए। अब इस पैसे को हमें मतलब इस रिस्क को हमें थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना पड़ता है। लेंडिंग इज एन एक्टिविटी विद इनहेरेंट रिस्क। इट मस्ट बी एडेड दैट ऑल द इंडिविजुअल बाय देमसेल्व्स कैन नॉट अंडरटेक लेंडिंग एक्टिविटी। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं अपने लेवल पे अपने पैसे को लेंड नहीं कर सकता। ठीक है ना। मैं कैसे करूंगा जी, मैं अप्रेजल कहां करूंगा, मेरे पास मशीनरी नहीं है कि मैं चेक कर सकूं भाई कौन सी पार्टी सही है कौन सी गलत है। इसलिए तो मैं पैसा बैंक को देता हूँ जी। बैंक्स, मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, आप मेरे पैसे को आगे जाके यूटिलाइज करो और मेरे को कुछ उस पर कमाई दो। मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट मिलता है उसकी फॉर्म में तो कमाई होती है। बैंकर्स हैज बेटर स्किल्स, बट फिर भी रिस्क ऑफ लेंडिंग बैंक्स भी जीरो नहीं कर सकते। अगर बैंक्स भी लोन दे, अगर मैं अपने लेवल पे लोन दे रहा हूँ तो रिस्क बहुत ज्यादा है, मेरे को मना कर दे, मैं क्या कर लूंगा। वहीं अगर बैंक की बात करो तो बैंक ने फिर भी उससे सिक्योरिटी रखवा रखी है, डॉक्यूमेंटेशन करवा रखे हैं, उसके फाइनेंशियल्स को असेस कर रखा है, फिर भी उसने असेसमेंट कर रखा है, बट उस केस में भी रिस्क तो फिर भी रहेगा। उसने कहीं ना कहीं रिस्क को काफी कम कर दिया होगा मेरे अकॉर्डिंग। अगर मैं अपनी बात करूं मेरे लेवल पे, एक इंडिविजुअल के लेवल पे कितना ज्यादा रिस्क होता, वही बैंक के लेवल पे वो रिस्क काफी कम होगा, बट फिर भी कहीं ना कहीं रिस्क ऑफ लेंडिंग तो रहता ही है। ठीक है। रिस्क आर नॉट ऑलवेज द रिजल्ट ऑफ फॉल्टी अप्रेजल। हमेशा ऐसा नहीं है कि रिस्क है कि हमने गलत अप्रेजल करके हाँ जी लोन पास कर दो, डिसऑनेस्टी लोन पास कर दो, ऐसा जरूरी नहीं है। क्या आप पता जिस एंटरप्राइज ने पैसा लिया हो, उसका बिजनेस अच्छे से परफॉर्म ना कर रहा हो। Notwithstanding the fact that a borrower is a person of integrity, the enterprise he runs manages could fail on account of adverse business cycle हो गया, भाई चेंज इन मार्केट कंडीशन होगी, ऑब्सोलीट होगी, क्या कहते हैं जो भी वो काम करता है जिसके अंदर,
जो मशीनरी उसके पास थी वो ऑब्सोलीट होगी, भाई नया प्रोडक्ट आ गया, कॉम्पिटिटर आ गया, बढ़िया बढ़िया, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, इसलिए इनहेरेंट रिस्क रहते रहता है। चलो, प्रिंसिपल ऑफ साउंड लैंडिंग, सबसे पहली बात आती है सेफ्टी। बाय फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ लेंडिंग इज सेफ्टी ऑफ फंड। सेफ्टी, हमारा पैसा सेफ रहे। एंड एडवांस इज सेफ, इट इज रीपेड एज पर एग्रीड टर्म्स। मैंने बोला भाई 5 साल का लोन है, मंथली आपको ईएमआई देनी है, अगर वो मंथली पैसा आ रहा है वापस तो मतलब मेरा पैसा सेफ है। द बैंकर मस्ट देयरफॉर, इफ द एंटरप्राइज पर्सन सीकिंग द लोन शोज पोटेंशियल टू रीपे द लोन, भाई पोटेंशियल है रीपे करने का, तभी हम आपको पैसा देंगे, ठीक है। द एंटरप्राइज मस्ट इन फैक्ट प्रूव द प्रॉफिटेबिलिटी। अब जब भी कोई मेरे से पैसा मांगने आए, मैं उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखूंगा, हाँ जी आपकी आगे फ्यूचर में इनकम होने वाली हो सकती है, आपके पास के रिजल्ट देख के, कमिटमेंट्स देख के, जो भी आपके क्या कहते हैं बिजनेस के कमिटमेंट है, तभी उन्हीं को देख के मैं असेस करके आपको पैसा दूंगा। वो प्रूव करेगा हाँ जी मैं पैसे कमाऊंगा, मेरे बिजनेस का मॉडल ये है, मैं आपको अपने आगे जो जो प्रोजेक्शन है फाइनेंशियल के वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। द एंटरप्राइज मस्ट इन फैक्ट prove to be profitable, it must be able to service the loan, service the interest, meet the cost of business and make profits. Repayment of loan depends on the enterprise capacity to pay and willingness to pay. दो बातें चलती हैं। कैपेसिटी टू पे का मतलब क्या है कि भाई एक्चुअल में उसके पास पैसा कमाएगा तभी देगा, कैपेसिटी है कि भाई आगे जाके वो इनकम कमाएगा या फिर कोई सोर्स ऑफ उनका पास पैसा आने वाला है, तो कैपेसिटी होगी भाई हाँ भाई पैसा तो दे सकता है। साथ ही साथ विलिंगनेस टू पे, मतलब ऐसा नहीं कि इसने कमा लिया पैसा ले लिया तो भाग जाएगा, विलिंगनेस भी होनी जरूरी है, ठीक है। कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन द सक्सेस ऑफ द बोरोवर बिजनेस, इन विच केस ही विल रीपे द लोन एज एग्रीड फ्रॉम द प्रॉफिट्स ही मेक। कैपेसिटी समझ में आती है भाई, वो खुद पैसा कमा रहा है तो उसके पास मतलब कैपेसिटी है। विलिंगनेस इज अ फैक्टर्स ऑफ बोरोवर कैरेक्टर। अगर यहाँ पर बात करें मेहुल चोकसी, विजय माल्या, इनके पास कैपेसिटी थी पे करने की, पैसा था इनके पास अलग अलग वेंचर से, बट इनकी विलिंगनेस नहीं थी कि हमें पे नहीं करना, और ये फुर्र हो गए, ठीक है ना, ठीक है। द बैंकर मस्ट कैरी आउट एन अप्रेजल एक्सरसाइज, हम अप्रेज करेंगे, हम चेक करेंगे जी आप, अब कोई अगर आपसे लोन मांगने के लिए आ रहा है, हाँ जी आपका पास्ट रिकॉर्ड देखेंगे हम, आपने पहले कभी लोन का डिफॉल्ट करा, आपके फाइनेंशियल्स को चेक करेंगे, सिक्योरिटी वगैरह रखवाएंगे, आपकी सर्विसिंग जो लोन की सर्विसिंग है वो ठीक चल रही है, उसके साथ में हम आपको देखेंगे, उस हिसाब से हम देखेंगे आपको और लोन देने की नहीं देना। The banker must carry out an appraisal exercise to validate the facts and figures presented by the applicant for loan. अब अगर कोई पर्सन है, अच्छा खासा वो बिजनेस कर रहा है, और जो वो लोन मांग रहा है कहीं ना कहीं वो मतलब मैच नहीं कर पा रहा उसके बिजनेस से, ज्यादा लोन मांग रहा है, हम कह रहे जी इतना ज्यादा लोन आप कैसे रीपे करोगे, तो यहाँ पर हम मैच करेंगे भाई आपकी फिगर्स और जो लोन आप मांग रहे हो वो मैच नहीं करते, हम आपको लोन नहीं दे सकते इतना। द अप्रेजल हेल्प इन verifying the facts are correct, that the business is well managed and the business is run profitably। अच्छा, अगर हम वेरिफिकेशन की बात करें तो जो जो आपके पास क्या कहते हैं इंसान आया, अगर आपके पास कोई पर्सन आया लोन मांगने के लिए, सबसे पहले आप उसको चेक करोगे भाई उसकी क्रेडिट की हिस्ट्री क्या है। अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेकर आता है, फिर कहते हैं जी मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करो, मैं आपको पैसा दे सकता हूँ, फिर हम इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करेंगे ये तो फेक नहीं है, ये जो सेंट्रल अथॉरिटीज के पास रिकॉर्ड है वो मैच करता हो, ये क्या कहते हैं ऑडिटेड हो, फिर इसके अंदर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे कमेंट करेंगे भाई ये ठीक है कि नहीं है, कितना हम इसको मतलब लोन दे सकते हैं, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात आती है, फिर क्या कहते हैं सिक्योरिटीज की बात आती है, आप कुछ कोलेटरल सेकेंडरी सिक्योरिटी प्राइमरी सिक्योरिटी दोगे, कुछ गारंटीज वगैरह दोगे, और फिर आखिर में डिसबर्समेंट की बात होती है कि हाँ जी पैसा लो काम करो। अप्रेजल इज एसेंशियली एन इवैल्यूएशन ऑफ द पास्ट परफॉर्मेंस। अप्रेजल में हम पास्ट परफॉर्मेंस को तो एक बार चेक कर रहे हैं ऑफ द एंटरप्राइज, एंड साथ ही साथ एस्टिमेशन, देखो हमने पास्ट परफॉर्मेंस तो चेक कर ली, बट हम पैसा तो आगे के लिए दे रहे हैं ना कि आगे तू पैसा बनाए, पास में तो बना के दिखा दिया पैसा, बट आगे अगर तू इनकम जनरेट करेगा तभी हमारा लोन दे पाएगा। एंड एस्टिमेशन ऑफ द रीजनेबलनेस एंड करेक्टनेस ऑफ द एस्टिमेटेड फ्यूचर बिजनेस एंड कैश फ्लो। हम साथ ही साथ यहाँ पर उसके जो आज के दिन पे हम देख रहे हैं भाई पास्ट में इस एंटिटी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बट यहाँ पर इस पॉइंट पे हम आगे के लिए क्या कहते हैं देख रहे हैं इसको कि आगे भी अच्छा परफॉर्म करेगा नहीं करेगा। आज हम लोन दे रहे हैं ना, हमारे जो लोन की सर्विसेज होनी है वो आगे फ्यूचर में होनी है, ठीक है। टुडेज क्रेडिट ऑफिसर मेक मोर ऑब्जेक्टिव एंड डिटेल असेसमेंट ऑफ द क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क क्या है, हमने पैसा दिया डिफॉल्ट करेगा, ये पैसा नहीं दे रहा वो हमें, पैसा वापस नहीं करेगा, लॉस हो गया। पहले की बात करें तो पहले इतना असेसमेंट बढ़िया नहीं होता था, आजकल तो बड़े सारे टूल्स है ना चेक करने के लिए, फॉर एग्जांपल कैश फ्लो एनालिसिस हो गया, ब्रेक इवन एनालिसिस हो गया,
नेट प्रेजेंट वैल्यू हो गया, डिस्काउंटेड कैश फ्लो हो गया, सेंसिटिविटी एनालिसिस हो गया, एल्टमैन जेड स्कोर हो गया, क्रेडिट ग्रेडिंग हो गया। तो अलग अलग तरीकों के थ्रू आप क्या कहते हैं चेकिंग करके क्रेडिट का असेसमेंट करते हो। इन सबके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, जो जो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। ठीक है जी। ओके जी। लिक्विडिटी की अगर बात करें, फर्स्ट हमारा सेफ्टी वाली बात होगी, फिर हम लिक्विडिटी की बात करेंगे। अभी बैंक की लिक्विडिटी, बैंक की लिक्विडिटी के साथ साथ जिस पर्सन को आप पैसा दे रहे हो उसकी भी लिक्विडिटी का आपको ध्यान रखना पड़ता है कि हाँ, जिसको हमने पैसा दिया एज अ बैंकर, मैं अपनी लिक्विडिटी देखूंगा, मैं लोगों से डिपॉजिट ले रहा हूँ और आगे लैंड कर रहा हूँ। तो इस केस में बैंक को लिक्विडिटी मेंटेन करनी पड़ती है कि जिससे पैसा डिपॉजिट पे लिया वो मांगने आगे तो पैसा वापस करना पड़ेगा। साथ ही साथ जिसको मैंने पैसा दिया मैं उसकी भी लिक्विडिटी को चेक करूंगा। हाँ जी, अगर मैं आपसे पैसा मांग लेता हूँ कभी, आपको अगर मैंने ऐसा पैसा दे रखा है कि मैं कभी भी आपसे ले सकता हूँ, तो मैं आपकी लिक्विडिटी चेक करूंगा कि आपको वो पैसे को वापस करने की आपके पास कैपेसिटी है कि नहीं है। चलो, कमर्शियल बैंकर एसेंशियली शॉर्ट टर्म लेंडर्स, बैंकर्स की बात करें शॉर्ट टर्म लेंडर्स है, एज दे हैव टू रीपे द डिपॉजिट्स एज एंड व्हेन दे मैच्योर और डिमांडेड। मैं जनरली जो पैसे लेता हूँ, एफडी वगैरह ले लिया, सेविंग्स में ले लिया, करंट अकाउंट में पैसा ले लिया, तो ये तो फटाफट पैसा डिमांड करते हैं ना, इनको तो अगर इनका क्या कहते हैं सेविंग में फटाफट पैसे का डेबिट मार के चले आएंगे। तो उस केस के अंदर एक बैंकर जो है वो असेंशियली शॉर्ट टर्म लेंडिंग ही करता है कि यार जो मेरे पास डिपॉजिट्स है वो एक तरह के शॉर्ट टर्म नेचर के हैं। अगर एफडी भी करा रखी है, एफडी भी वो कभी भी तोड़वा के ले जाता है, तो मेरे को थोड़ा सा शॉर्ट टर्म लेंडिंग में मैं ध्यान रखता हूँ। तो कमर्शियल बैंकर्स क्या कहते हैं, जी हमारे पास शॉर्ट टर्म नेचर का ही फंड आ रहा है तो हम शॉर्ट टर्म नेचर की ही लेंडिंग करेंगे। द बैंक्स में डिप्लॉय द फंड्स इन टर्म लोन इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और क्या कहते हैं टर्म लोन जो थोड़े से ज्यादा टेन्योर के हैं उसमें अगर आप ज्यादा पैसा लगा दोगे तो कहीं ना कहीं एसेट लाइबिलिटी मिसमैच हो जाएगा। If the bank deploys these funds in a term loan repayable over 5 years with a moratorium of 1 year, ये मोराटोरियम क्या होता है? मोराटोरियम क्या होता है? एक तरह का ना गैप होता है, ब्रेक होता है। जी अगर मैंने क्या कहते हैं बोला कि ये लोन है आपका क्या कहते हैं 5 इयर्स का, 5 इयर्स में आपको इसको रीपे करना है, प्लस साथ में आपको मैंने 1 ईयर का मोराटोरियम दे दिया, मतलब 1 ईयर आपको कुछ रीपेमेंट नहीं करनी, आप बिजनेस करो, आपने पैसा लिया, आपको थोड़ा सा पहले इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बिजनेस को रन करना पड़ेगा। 1 ईयर नो पेमेंट्स, मोराटोरियम है, नो पेमेंट्स। फिर उसके बाद जब 1 ईयर एंड हो जाएगा उसके बाद आपको 5 साल में मेरे को रीपेमेंट करना स्टार्ट करना है, ठीक है ना? ऐसे ही बोल रहा है, इफ द बैंक डिप्लॉयज दीज फंड्स इन टर्म लोन ओवर से 5 years with a moratorium of 1 year, will it have the liquidity to repay the current deposits? अगर हमने सारा का सारा पैसा से टर्म लोन में दे दिया और हमसे कोई अगर पैसा मांगने के लिए आगे जिसके हमने डिपॉजिट ले रखे हैं, क्या हम दे पाएंगे उसको? इफ नॉट, द बैंक विल हैव टू सेल द सिक्योरिटीज। अगर क्या कहते हैं हम नहीं रीपे कर पा रहे, मतलब एक तरह का ये जो हमने 5 years के लिए पैसा दे दिया उससे कैसे डिमांड करेंगे, उसको तो हमने 5 साल के लिए दे दिया। तो इस केस में बैंक को कहीं और से बोरो करना पड़ेगा, या बैंक ने अगर सिक्योरिटीज में कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उसको सेल करना पड़ेगा एक थोड़े से डिस्काउंटेड रेट के ऊपर, ठीक है ना? तो वही एसेट लाइबिलिटी का मैच करना जरूरी है, एज अ बैंकर आपको लिक्विडिटी मेंटेन करनी है। ठीक है जी। ओके जी, ओके जी। चलो, लिक्विडिटी के केस के अंदर आपको क्या कहते हैं बैंक्स को है ना डिफरेंट मेच्योरिटीज पे जो भी पैसे को आपको क्या कहते हैं डिफरेंट मेच्योरिटीज एज इन जो आपने लोन जो आपने डिपॉजिट ले रखे हैं और जो आपने डिपॉजिट्स आगे जो लोन दे रखे हैं इनकी डिफरेंट डिफरेंट मेच्योरिटीज है, पोर्टफोलियो बना के इसको मैच करना ताकि एसेट लाइबिलिटी की पोजीशन सही रहे। इसको आप फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे चेक करते रहेंगे, ठीक है ना, ताकि लिक्विड की मिसमैच ना हो, लिक्विडिटी की मिसमैच ना हो। ठीक है, यही है। यूजुअली द बैंक ऑब्टेन कोलेटरल सिक्योरिटीज एज अ फॉल बैक पोजिशन। अच्छा, प्राइमरी सिक्योरिटी तो देखो, अगर मैंने एक लोन दे दिया किसी इंसान को मशीनरी लेने के लिए, तो मशीनरी ली उसने उस मेरे पैसे से, तो मैंने कहा भाई ये मशीनरी प्राइमरी सिक्योरिटी है, मतलब ये मेरे पास मशीनरी एक तरह की, अगर आप लोन की रिपेमेंट नहीं करोगे तो मशीनरी उठा के ले जाऊंगा। गाड़ियों को कहते हैं ना, गाड़ी के पैसा नहीं तो उठा के ले जाऊंगा। वही साथ में क्या बोला बैंक, कहता है देखो ये मशीनरी थोड़ी सी स्पेशलाइज नेचर की है, मार्केट में इसके इतने बायर्स मिल नहीं सकते, मतलब अगर मैं इसको बेचने जाऊंगा तो इस इंडस्ट्री में बड़े कम लोग काम कर रहे हैं, तो ऐसा करो ये प्राइमरी सिक्योरिटी तो मैं रखता हूँ, बट साथ ही साथ एक कोलेटरल सिक्योरिटी दे दो, कोलेटरल सिक्योरिटी एक एडिशनल सिक्योरिटी दे दो। तो उस केस के अंदर एडिशनल सिक्योरिटी ली गई तो बैंक है ना, मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल पोजीशन पे हूँ कि अगर आप रीपेमेंट नहीं करते तो मैं आपकी मशीनरी भी ले जाऊंगा, साथ में एक और सिक्योरिटी भी ले जाऊंगा, इन दोनों को बेच के मैं पैसे को निकाल लूंगा। बट फिर भी ये सिक्योरिटी से पैसे निकालने के लिए बैंक मतलब ज्यादा मतलब क्या कहते हैं फोकस नहीं रहता। बैंक का मेन फोकस रहता है कि जिस
लिए आपको पैसा दिया गया, टर्म लोन आपको दिया गया, तो आप खुद रीपेमेंट करो। ये सिक्योरिटीज के चक्कर में हम ज्यादा नहीं जाना चाहते, ये फॉल बैक पोजीशन होती है। इन केस अगर आपने रीपेमेंट नहीं करी, तब हम इन सिक्योरिटीज को एनकैश कराएंगे, इन सिक्योरिटीज को बेचेंगे, ठीक है। यूजुअली द बैंक ऑब्टेन कोलेटरल सिक्योरिटीज एज अ फॉल बैक पोजीशन व्हेन द प्राइमरी सिक्योरिटी प्रूव्स इनएडिक्वेट टू सर्विस द लोन। फर्स्ट जो काम है आपको चेक करना है कि वो सर्विसिंग ठीक करे। सर्विसिंग अगर नहीं कर पा रहा, तो प्राइमरी सिक्योरिटी पे जाना है, उसकी मशीनरी पे जाना है। अगर वो मशीनरी भी रीपेमेंट नहीं कर पा रही, फिर आपको कोलेटरल सिक्योरिटी, अगर उसने कोई लैंड वगैरह दे रखी है, तो उस लैंड को बेच के आपको क्या करना है, अपने पैसे को रिकवर करना है, ठीक है जी। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें आज के दिन के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिटेबिलिटी के रिस्पेक्ट में बैंक क्रेडिट रेटिंग्स जो होती है ना, अगर कोई क्लाइंट कितना सेफ है, कितना मतलब अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, उसके बेसिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या कहते हैं, डिटरमाइन करता है। अगर कोई बंदा थोड़ा सा कम, जिसकी क्रेडिट ठीक नहीं चल रहा, स्कोर वगैरह, तो कहता है जी इसको थोड़ा सा हम क्या कहते हैं, हायर रेट पे, हायर इंटरेस्ट पे लोन देंगे। वहीं अगर कोई सेफ पार्टी कह रहा है यार तो सही बंदा है, तो इसको थोड़े से कम रेट पे, वही चक्कर है ना, अगर कोई पार्टी है जो आपकी क्या कहते हैं सॉलिड पार्टी है, कहते हैं पैसा नहीं डूबेगा तो इसको थोड़ा सा सस्ते में दे दो। वहीं अगर कोई पैसा रिस्की पैसा है, तो कहते हो यार ये तो पैसा रिस्क ज्यादा है, तो इससे ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करो, ठीक है ना। तो कमर्शियल बैंक्स आर प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। अगर बात करें इंडिया के अंदर, पहले बेस रेट करके यूज होता था, बट आज के दिन पे जो बैंक्स है वो एमसीएलआर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट को यूज करके अपना क्या कहते हैं लोन को देते हैं। एमसीएलआर, इसको निकालने का भी फॉर्मूला है, बट उसमें आपको नहीं जाना। हर एक बैंक डिस्क्लोज कर देता है, उनकी वेबसाइट पे जाके चेक करो किसी भी बैंक की, तो उसने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट दे रखा होगा। और हर एक बैंक का ये अलग है, वो अपना क्या कहते हैं, जो मार्जिनल जो लेंडिंग का रेट है, उसकी कॉस्ट उनको क्या पड़नी है एक तरह की, कहीं ना कहीं वो उस तरीके से बताते हैं, निकालते हैं। अब ये हर एक बैंक की अलग अलग होती है, हर एक बैंक की एफिशिएंसी अलग अलग है ना, सबकी कॉस्ट अलग अलग निकल कर आती है, किस टाइप का उनके पास डिपॉजिट्स है। तो एमसीएलआर प्लस प्रीमियम चार्ज करते हैं, कमाई भी तो लेंगे ना थोड़ी सी। तो इसके अंदर हर एक मतलब क्या कहते हैं, 1 मंथ का भी होता है कि 1 मंथ का रेट इतना चल रहा है एमसीएलआर, 3 मंथ्स का, 6 मंथ्स का, 1 ईयर का, या ओवरनाइट। तो ऐसे आरबीआई ने मैंडेट कर रखा है कि एमसीएलआर आपको डिस्क्लोज करना जरूरी है। तो आप जाके चेक कर सकते हैं किसी भी बैंक की वेबसाइट पे जाके कि एमसीएलआर क्या चल रहा है, ठीक है ना। पहले बेस रेट को यूज करते थे, जिसको हटा के अब एमसीएलआर कर दिया गया, ठीक है जी। ओके जी, ओके जी। चलो पढ़ते हैं इसके बारे में क्या लिखा। अ बैंक कैनॉट लेंड बिलो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट, बोला कि भाई एमसीएलआर तो है, उससे नीचे तो आप नहीं सकते ना, फिर नुकसान हो जाएगा। सिंस अप्रैल 2016 एज अगेंस्ट द बेस रेट, 2016 के अंदर बेस रेट को हटाया गया और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट को लेकर आया गया। अ कस्टमर विद हाई क्रेडिट रेटिंग, बोल रहा भाई सॉलिड कस्टमर है, हाई रेटिंग है इसकी, हाई रेटिंग मतलब लो रिस्क है, इज चार्ज अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, बोला जी ये तो सॉलिड पार्टी है, पैसा नहीं डूबेगा, तो इसको थोड़ा सा कम इंटरेस्ट पे भी दे दो, पैसा सेफ रहेगा, पैसा वापस आ जाएगा, चाहे हम कम इंटरेस्ट कमाएंगे। एंड वन विद लो क्रेडिट रेटिंग, जिसका हाई रिस्क है, रेटिंग कम है, जिसका हाई रिस्क हो गया मतलब, तो बोला उस पर हायर इंटरेस्ट को चार्ज करो, क्योंकि आपकी पैसा कम सेफ है। तो बोल रहे जी अगर मैं इसको पैसा दूंगा तो ज्यादा कमाऊंगा तभी दूंगा, ठीक है। ओके जी। पर्पस ऑफ लोन की बात करें, तो बैंक कभी भी इलीगल फंक्शन के लिए या स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए पैसा नहीं देगा। सर ये स्पेकुलेटिव पर्पस क्या होता है? ये स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग क्या होता है? आपका काम सामान को खरीदना बेचने का नहीं है। आप क्या कहते हैं, स्पेकुलेटिव ट्रेड को मैं अगर एक्सप्लेन करूं, फॉर एग्जांपल शेयर मार्केट के अंदर जो इंट्राडे ट्रेडिंग चलती है, वो स्पेकुलेशन है। आपने सुबह बोला कि हाँ जी मैं खरीदूंगा शेयर को, बट आपने खरीदा नहीं, आपने ऑर्डर लगाया सुबह कि हाँ भाई मैं बाय करूंगा, और 3 बजे के आसपास आपने सेल कर दिया। आपने बीच में जो भी आपकी अर्निंग या फिर लॉस हुआ उसको लेके आप घर चले गए, तो ये स्पेकुलेशन है। वहीं अगर बात करें जो भी आपके फ्यूचर एंड ऑप्शंस वगैरह है, तो कहते हैं स्पेकुलेशन ट्रेड में वो आ जाते हैं। तो इस केस के अंदर बैंक कहते हैं हम स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए पैसे को नहीं देंगे, हम सिर्फ बिजनेस के पर्पस के लिए आपको लोन देंगे। आप कुछ एक्चुअल में काम करोगे तो उसके लिए हम आपको लोन देंगे, स्पेकुलेशन या जुआ हुआ के लिए हम पैसे नहीं देंगे, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क की बात करेंगे। डाइवर्सिफिकेशन इज अदर इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल गवर्निंग लेंडिंग। अगर बात करें डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क की, तो अलग अलग तरीके से डाइवर्सिफिकेशन हो सकती है। अ बैंकर शुड अवॉइड कॉन्सेंट्रेशन रिस्क, एक इंडस्ट्री में एक ज्योग्राफी में लोन नहीं देना आपको। नॉट एक्सपोज द बैंक टू सिंगल ग्रुप, अच्छा कॉन्सेंट्रेशन सिंगल ग्रुप में भी हो सकता है। क्या कहते हैं जी, ये वालिया ग्रुप है, वालिया ग्रुप की अलग अलग कंपनी है, तो वालिया ग्रुप की अलग अलग कंपनी ने बैंक ने बड़ा सारा लोन दे रखा है,
तो ये भी नहीं करना, आपको सिंगल कंपनी, ग्रुप ऑफ बोरोवर्स उनको पैसा नहीं देना, या फिर एक पर्पस के लिए पैसा नहीं देना कि अपने बड़े सारे क्लाइंट को एक ही पर्पस के लिए पैसा दे दिया, एक ही इंडस्ट्री में पैसा डाल दिया, या फिर ज्योग्राफी। आप डिवाइड करो जी पैसे को, आप कॉन्सेंट्रेट मत करो एक जगह। And industry or trade may be subject to business cycle, and the prices of goods and commodity may have sharp fluctuation. When the risk is spread across a wide spectrum of industry, trade, and different cross section of borrowers, bankers minimize the risk of loan portfolio. इससे हमारा जो लोन होगा, लोन का पोर्टफोलियो, उसका रिस्क कम हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर जो प्रिंसिपल ऑफ लेंडिंग की बात है वो समाप्त होती है। बहुत बेसिक चीज है जिसमें आपको सेफ्टी, लिक्विडिटी की बात को ध्यान रखना है, प्रॉफिटेबिलिटी की बात को ध्यान रखना है, पर्पस ऑफ लोन क्या हो सकता है, और साथ ही साथ आपको रिस्क का क्या कहते हैं कम करना है, आपको डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क करना है। यही 5 बातें आपके प्रिंसिपल ऑफ लेंडिंग के अंदर। आई होप आपको फर्स्ट सेशन में मजा होगा पढ़ने का। आगे जाके हम इन सेशंस को इसी पेज पे कंटिन्यू रखेंगे। चलो इस सेशन को यहीं पे रोकते हैं। ओके टाटा, बाय बाय।